और अब आपके सरोकार की हर एक खबर आपके पसंदीदा अंदाज में बिग एंड बोल्ड। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। सबसे पहले वो खबरें जो खास तौर से तवज्जो में रहेंगी। छत्तीसगढ़ में चुनावी गड़बड़ झाला, महादेव के नाम पर किसने किया घोटाला, आपके सामने पूरी खबर। रश्मिका मंदाना के बाद कटरीना हुई डीप फेक की शिकार। टाइगर 3 के सीन से किसने की छेड़छाड़, यह भी आपके सामने होगा। जानलेवा प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, क्या अब कम होगा प्रदूषण। दिवाली से पहले क्या होने वाला है चमत्कार। प्रदूषण से है परेशान तो इंडोर प्लांट्स हो सकते हैं समाधान। कौन सा प्लांट लगाएं, हम आपको बताएंगे। क्यों लगाएं, किसने की स्टडी और बताया कि इंडोर प्लांट में समाधान हो सकता है, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले यह खबर देखिए। पटना में विधानसभा के सामने की सड़क उस वक्त जंग का अखाड़ा बन गई जब हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने पहुंच गए और वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। जिसके बाद पटना पुलिस ने मोर्चा संभाला और प्रदर्शनकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों और पुलिस वालों के बीच धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हौसले कमजोर नहीं हुए। अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बेहोश तक हो गईं, जिन्हें पुलिस की गाड़ियों और ई रिक्शे में बिठाकर ले जाया गया। बता दें कि अपनी मांगों को लेकर पटना रसोइया और आंगनबाड़ी संघ की महिलाएं पिछले करीब 2 महीने से हड़ताल पर हैं। आंगनबाड़ी सेविकाओं का कहना है कि तेजस्वी यादव ने चुनाव के समय वेतन दोगुना करने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद आज तक इस पर अमल नहीं किया। ऐसे में अब वो किसी के झूठे वादे और बहकावे में नहीं आने वाली हैं और जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक इसी तरह से प्रदर्शन जारी रहेंगे। और यूपी पुलिस की डायल 112 में संविदा कर्मियों की नौकरी जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद प्रदेश के अलग अलग शहरों से संविदा कर्मी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गाजियाबाद के गोविंदपुरम पीएसी में बने डायल 112 के आउटसोर्सिंग पर काम करने वाली महिला कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर किया। वहीं लखनऊ में भी पुलिस कंट्रोल रूम मुख्यालय की सैकड़ों आउटसोर्सिंग महिला कर्मियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरोप है कि धरना खत्म कराने के लिए प्रशासन ने धरना स्थल की बिजली काट दी और बाथरूम तक बंद कर दिया। डायल 112 पर लोगों की परेशानियां सुनने वाली महिला कर्मचारी नियुक्ति पत्र देने और वेतन बढ़ाने की मांग कर रही हैं। इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने मौजूदा सरकार पर इस मुद्दे को लेकर ताना मारा है। और यूपी के संभल में उस वक्त हंगामा हो गया जब आपसी रंजिश के मामले में 2 पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। मामला राजपुर के फैजपुर गांव का है, जहां कुछ लोग गली में लाठी डंडे लेकर पहुंचे तो दूसरे पक्ष ने छत से मोर्चा संभाल लिया। इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। पत्थरबाजी की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला किसी तरह से शांत कराया। दिल्ली के करीब गुरुग्राम से खबर, जहां काऊ टास्क फोर्स और मेवात के गौ तस्करों के बीच जंग देखने को मिली जब गायों से भरे ट्रक को गौरक्षकों ने पीछा करके पकड़ लिया। इस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग की खबर है। मुठभेड़ के दौरान ट्रक ड्राइवर तो फरार हो गया, लेकिन गौरक्षकों ने एक आरोपी को पकड़ लिया और ट्रक से 26 गायें बरामद की। बताया जा रहा है कि गौ तस्करी की सूचना पर केएमपी के पास नाका लगाया गया था। इस दौरान गायों से भरे ट्रक को नाके को तोड़कर आगे निकलता देखा गया, लेकिन काऊ टास्क फोर्स के लोगों ने ट्रक का पीछा करके आखिरकार उसे पकड़ लिया। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इस तस्वीर से उसका अंदाजा लगाइए। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बात बात पर बदमाश लाठी डंडे निकालकर सड़क पर निकल आते हैं, जमकर उत्पात मचाते हैं। ऐसा ही मामला सनलाइट कॉलोनी के इलाके से सामने आया, जहां एक शख्स ने उधार दिए 1500 रुपए वापस मांगे तो 8-10 बदमाशों ने उसे बीच सड़क पर लाठी डंडों से कूट दिया। युवक को सड़क पर दौड़ा कर पीटा गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। उसे लहूलुहान तक कर दिया गया, लेकिन न तो पुलिस को खबर लगी और न किसी सड़क से गुजर रहे राहगीर ने विरोध किया। घटना 2 नवंबर की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। गुजरात के गिर सोमनाथ में 10 से ज्यादा बदमाशों ने लूट के इरादे से एक टोल प्लाजा पर धावा बोल दिया। उन्होंने वहां जमकर तोड़फोड़ की और कर्मचारियों के साथ मारपीट की। ज्यादातर बदमाशों का चेहरा ढका हुआ था, मगर फिर भी पुलिस ने उनकी पहचान कर ली और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी वहां के सरपंच का बेटा है और बाकी आरोपी उसके दोस्त थे। रश्मिका मंदाना के बाद कटरीना कैफ के भी डीप फेक का शिकार होने की खबर सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल एक तस्वीर के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि डीप फेक के जरिए कटरीना की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई है। एक दिन पहले कटरीना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर टाइगर 3 की एक तस्वीर पोस्ट की थी। उस तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई। इससे पहले रश्मिका का डीप फेक वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ था और अमिताभ बच्चन समेत कई बड़ी हस्तियों ने इस पर चिंता जताया। अब ये डीप फेक क्या होता है? अभी तक आप मॉर्फ वीडियो सुनते रहे हैं, आप फेक वीडियो सुनते रहे, लेकिन ये डीप फेक वीडियो क्या है? बहुत जल्दी से आपको बताते हैं कि डीप फेक इमेज और वीडियो दोनों होते क्या हैं। इसे एक स्पेशल मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। इसमें वीडियोज या फोटोज दोनों को ही कन्वर्ट किया जा सकता है। इसमें देखिए क्या होता है। इसमें एक स्पेशल लर्निंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। डीप फेक में रियल फोटो या वीडियो को कुछ बदलाव के साथ सेम टू सेम
रेप्लिकेट करने की कोशिश होती है, जिसमें दोनों एक जैसी नजर आए, लेकिन गौर से देखने पर इनमें फर्क नजर आता है, क्योंकि ये वीडियो फेक होते हुए भी रियल नजर आते हैं। अगर आपके पास ओरिजिनल फोटो नहीं है तो आप फेक को पहचान नहीं पाएंगे, और ये सब AI की मदद से किया जाता है, इसलिए भी इसको पहचानना और मुश्किल हो जाता है। डीप फेक करके ओरिजिनल कंटेंट से छेड़छाड़ एक कानूनी जुर्म है, इसमें 3 साल की सजा हो सकती है। ऐसे लोगों पर 1 लाख के जुर्माने का प्रावधान भी है। अगली अहम खबर ये कि माता पिता अपने बच्चों को भीड़भाड़ वाली जगहों पर ले जाने के बाद कई बार लापरवाह हो जाते हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु से किडनैपिंग में एक ऐसी ही माँ बाप के बच्चे का किडनैपिंग की गई, जो अपने बच्चे को भीड़भाड़ वाले इलाके में ले जाने के बाद लापरवाह हो गए। यहाँ एक बुजुर्ग 2.5 साल के बच्चे को किडनैप करके ले जाता हुआ आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। चश्मा पहने ये बुजुर्ग अपनी गोद में बच्चे को बड़े आराम से लिए जा रहा है। इस दौरान ना तो बच्चा रो रहा है और ना ही किसी तरह का विरोध कर रहा है, और ऐसे में किसी को भी इस बुजुर्ग के किडनैपर होने पर शक नहीं हुआ। जाहिर है माँ बाप ने बच्चे को अजनबियों के साथ बर्ताव करना नहीं सिखाया। बताया जा रहा है कि बच्चे के माता पिता उसे चिकबल्लापुर में एक दरगाह के बाहर मेले में घुमाने ले गए थे, जहां से बच्चे को किडनैप कर लिया गया। पुलिस का दावा है कि आरोपी पहचान लिया गया है और जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। पुलिस को चकमा देने के लिए शराब तस्कर तरह तरह के जुगाड़ लगाते हैं, लेकिन ये देखिए इस बार क्या हुआ। झांसी में शराब तस्करों ने तस्करी से बचने का नया फॉर्मूला निकाल लिया। जब इसका खुलासा हुआ तो रेड मारनी पहुंची पुलिस के होश भी उड़ गए। यहाँ खबर मिली थी कि हैंडपंप से कच्ची शराब निकल रही है। जब पुलिस की टीम यहाँ पहुंची तो बात सही निकली। जमीन के ऊपर लगे हैंडपंप को पुलिस वालों ने चलाया तो शराब निकलने लगी। शराब तस्करों ने पुलिस से बचने के लिए जमीन के नीचे एक टैंक बनाया था और इसमें कच्ची शराब भरकर रखी गई थी और ऊपर हैंडपंप लगा दिया गया था, जिसका कनेक्शन टैंक से कर दिया गया था। और जब भी कोई ग्राहक आता था तो हैंडपंप से शराब निकालकर उसे दे दिया जाता था और इसके बारे में पुलिस को भनक भी नहीं लगती थी। गुजरात के सुरेंद्र नगर में उस वक्त आग का तांडव देखने को मिला जब आग शहर के राजकमल चौक पर वेदांता कॉम्प्लेक्स में भीषण तौर पर लगी दिखाई दी। निचली मंजिल पर लगी आग देखते ही देखते पूरे मार्केट में फैल गई। आग की चपेट में मार्केट की 15 से ज्यादा दुकानें आ गईं और इलाके में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। हादसे की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग पर काबू पाना मुश्किल दिखाई दिया, जिसके बाद वीरगाम से अतिरिक्त मदद बुलाई गई। साथ में सेना के 50 जवानों को भी तैनात करना पड़ा, तब जाकर यह आग काबू में आई। छत्तीसगढ़ में चुनावी गड़बड़ झाला, क्या महादेव के नाम पर हो गया महाघोटाला? पूरी खबर आगे, लेकिन पहले देखिए दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली और पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और केंद्र को बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। यूट्यूबर एल्विश यादव को यूपी पुलिस ने नोटिस भेजा है। पुलिस जल्द एल्विश से पूछताछ कर सकती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि एल्विश पर आरोप गंभीर हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। यूपी के अलीगढ़ जिले का नाम हरिगढ़ रखने का प्रस्ताव नगर निगम से पारित हो गया है। सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से इसका समर्थन किया। ये प्रस्ताव बीजेपी पार्षद संजय पंडित ने रखा था। अब इस फैसले पर प्रशासन की मोहर का इंतजार है। महाराष्ट्र रायगढ़ में हुए भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब एक इनोवा कार पुल से नीचे रेलवे ट्रैक पर जा गिरी। इसी दौरान ट्रैक से एक मालगाड़ी गुजर रही थी और ये भी इनोवा से जाकर टकरा गई। यूपी के हरदोई में रेप पीड़िता ने फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की है। करीब 1 महीने पहले 4 लोगों ने बंदूक के दम पर महिला से दुष्कर्म किया। महिला का अश्लील वीडियो बनाकर कई महीनों तक उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। इसी से तंग आकर महिला ने जान देने की कोशिश की है। फिलहाल महिला अस्पताल में भर्ती है। एक तरफा छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर पहले चरण का मतदान पूरा हुआ, तो वहीं महादेव ऐप को लेकर सियासी संग्राम भी देखने को मिला। पीएम मोदी ने सीएम बघेल को कटघरे में खड़ा किया तो भूपेश बघेल ने इसे बीजेपी की ही साजिश करार दी। विश्रामपुर की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महादेव सट्टेबाजी घोटाले का जिक्र करते हुए सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, सब लोग कहते हैं 30% कक्का और खुलेआम सट्टा। यहाँ के सीएम के करीबी जेल में बंद हैं। उसका मालिक खुद कह रहा है कि हम मुख्यमंत्री को रुपया दिए थे। ऐसे आरोपों से घिरे लोगों को एक भी दिन सीएम की कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। इनके पापों ने पूरी पार्टी को डुबो दिया। पीएम मोदी ने इस मामले में सीएम बघेल पर हमला तब किया जब ईडी के इन्वेस्टिगेशन में बघेल का नाम सामने आया। ईडी ने दावा किया है कि असीम दास नाम के शख्स ने सीएम बघेल को 508 करोड़ रुपए देने की बात कबूली है। हालांकि बीजेपी के आरोपों पर सीएम बघेल ने पलटवार करते हुए महादेव ऑनलाइन सट्टा के संचालकों को बीजेपी के बड़े नेताओं का करीबी बताया। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह बीजेपी की साजिश है। बीजेपी हार के डर से साजिश कर रही है। इस बार विधानसभा चुनाव में 50-55 सीटें आई तो 5-10 विधायकों को ईडी उठाकर ले। कांग्रेस 75 सीटें लाई तो कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों जो कुछ कह रहे हैं वो किसी न किसी वजह से सुर्खियां जरूर बन रहा है। बिहार के सीएम इस बार क्या कह बैठे, जरा देखिए। मामला बिहार विधानसभा का है, जहां सीएम नीतीश कुमार ने प्रजनन दर घटने का मुद्दा उठाया, लेकिन इस दौरान ऐसी बातें कहीं और इस अंदाज में कहीं जो हम न तो आपको उनके किए हुए इशारों को दिखा सकते हैं और ना ही उनकी कही हुई बातों को सुना सकते हैं। हालांकि उनके इस बयान और इशारों पर सत्ता पक्ष के नेता हंसते रहे तो वहीं विपक्ष के नेता जमकर मजे लेते दिखाई दिए।
वहीं नीतीश कुमार का एक और वीडियो सामने आया है जब वो मंत्री अशोक चौधरी के पिता की पुण्यतिथि पर पहुंचे। सामने महावीर चौधरी की तस्वीर थी जिस पर फूल चढ़ी हुई थी, लेकिन नीतीश कुमार को न जाने क्या सूझा कि उन्होंने फोटो पर फूल चढ़ाने के बजाय मंत्री जी के ऊपर फूल चढ़ाना शुरू कर दिया। प्रजनन दर पर जो अजीबो गरीब बयान नीतीश कुमार ने विधानसभा में दिया है उस पर तेजस्वी यादव ने सफाई दी है और उसे सेक्स एजुकेशन से जोड़ते हुए लोगों को नजरिया बदलने की सलाह दे डाली। कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो गलत बात। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री का बयान आए तो सेक्स एजुकेशन के बारे में जस्टिफाई करना है, किया गया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को जज ने क्यों लगाई फटकार, दिखाएंगे आगे, लेकिन उससे पहले देखिए राजस्थान के चुनाव में गहलोत के पीछे लाल डायरी कब दी। राजस्थान के नावा से अमित शाह ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। शाह ने गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर जमकर हमला बोला। शाह ने लाल डायरी का जिक्र करते हुए कहा कि अब तो हालात ऐसे हैं कि लाल रंग देखकर ही गहलोत साहब भड़क जाते हैं। कांग्रेस ने राजस्थान में कर्नाटक वाला 7 गारंटी फॉर्मूला लागू कर दिया है। अशोक गहलोत ने जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर से गारंटी यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा सभी 7 संभागों, 31 जिलों और 140 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। छत्तीसगढ़ में आज नक्सल प्रभावित 20 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई। मतदान के दौरान सुकमा में चुनाव ड्यूटी पर तैनात अर्धसैनिक बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है, जिसमें कुछ जवान घायल हुए हैं। वहीं मिजोरम की सभी 40 सीटों के लिए लोगों ने वोट डाले। बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन नीतीश सरकार ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में बताया गया कि बिहार में करीब 1/3 जनसंख्या गरीब है। इसमें अनुसूचित जनजाति के 42.70% और सामान्य वर्ग के 29.9% परिवार गरीब हैं। सामान्य वर्ग के गरीब लोगों में सबसे ज्यादा भूमिहार और ब्राह्मण हैं। एनसीआर में प्रदूषण से बचने के लिए लोग घरों में एयर प्यूरीफायर तक का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि कैसे एयर प्यूरीफायर के बगैर घर की एयर क्वालिटी सुधारी जा सकती है और इसके लिए इंडोर प्लांट लगाना सबसे कारगर उपाय है। कौन से प्लांट लगाने चाहिए ये भी हम आपको बताते हैं। असल में नासा ने अपनी एक स्टडी में पाया है कि इंडोर प्लांट्स कई तरह के, खासतौर से एयर पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं उनसे निपटने में आपके सहायक हो सकते हैं। घर और दफ्तर में आमतौर पर सबसे ज्यादा स्नेक प्लांट का उपयोग किया जाता है। ये प्लांट प्रदूषण को कम करने में सबसे ज्यादा कारगर है और ये हवा में मौजूद प्रदूषण के पार्टिकल्स को सोखता है। लिली का पौधा सुंदर होने के साथ साथ ताजी हवा देने वाला बेहतरीन इंडोर प्लांट है। ये हवा को शुद्ध करने के अलावा घर के इंटीरियर में भी 4 चांद लगाता है। अधिकतर भारतीय घरों में एलोवेरा का पौधा भी मिल जाता है। ये हवा से फॉर्मल्डिहाइड और बेंजीन को साफ करने के लिए जाना जाता है। हवा से धूल और एलर्जी को भी दूर करता है ताकि वायु की गुणवत्ता में सुधार हो। इसके अलावा इंडोर प्लांट में एक स्पाइडर प्लांट भी है। ये पौधा आसानी से घर में पनपता है, ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है। बॉम्बू पाम इंडोर प्लांट से भी हवा को साफ किया जा सकता है। ये वायु से बेंजीन जैसे फॉर्मल्डिहाइड जैसे जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हटाता है और इससे घर की दूषित हवा शुद्ध होती है। जानकार ये भी बताते हैं कि एयर प्यूरीफायर के मुकाबले ये इसलिए ज्यादा कारगर है क्योंकि एयर प्यूरीफायर सिर्फ पार्टिकुलर मैटर्स को एब्जॉर्ब करता है, पीएम को एब्जॉर्ब करता है, जबकि ये विषैली गैसेस को एब्जॉर्ब करके आपको साफ हवा देने का काम करते हैं इंडोर प्लांट। शेयर से लेकर सराफा बाजार तक क्या हाल रहा, कुछ और खबरें आगे। आज शेयर बाजार सपाट बंद हुए। 16 अंकों की मामूली गिरावट के साथ सेंसेक्स 64,942 पर बंद हुआ। निफ्टी 5 पॉइंट नीचे 19,407 पर क्लोज हुआ। सराफा बाजार में भी सोने और चांदी में सुस्ती रही। ये चलते हैं, जरा इसको दिखाइए, क्लोज कीजिए इस तरफ, जिसको देखकर लोगों को सेहरन हो जाती थी, जिसका ख्याल अगर जहन में आ जाए तो नींद नहीं आती थी। किसने सोचा था कि इसके नशे के भी चर्चे होंगे, सांप के, कोबरा, किंग कोबरा जैसे जहरीले सांप के नशे के भी चर्चे होंगे। और चर्चे में आएगा कौन? एक यूट्यूब स्टार। क्या एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? सवाल यह है, क्या नोएडा पुलिस एल्विश पर शिकार कसने वाली है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सोमवार रात 2:30 बजे तक नोएडा के टॉप पुलिस ऑफिसर्स ने मीटिंग की है। मीटिंग के बाद नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को नोटिस भेजकर तलब कर लिया और जांच के लिए 60 टीमों को उतार दिया। इस बीच कहा यह भी जा रहा है कि नोएडा पुलिस ने जहरीली पार्टियों के सारा वेन्यूज का पता कर लिया है और सांपों के जहर की तस्करी वाले केस से जुड़े हर किरदार का खुलासा करने के नजदीक है। इस बीच विश कथा में 5 नए कैरेक्टर्स की एंट्री हो रही है। एक तो एल्विश यादव है ही, ओटीटी फेम एक्ट्रेस मनीषा रानी पर भी जहरीली पार्टी वाले रैकेट में शामिल होने के संगीन इल्जाम लग रहे हैं। की हकीकत क्या है, इसकी तफ्तीश हो रही है। सांपों के जहर वाली पार्टी का मेन एक्टर कौन है, इसका पता लगाने के लिए नोएडा पुलिस मशक्कत कर रही है। लेकिन इस हाई प्रोफाइल केस से अब तक 5 कैरेक्टर सामने आ चुके हैं। पहला कैरेक्टर एल्विश यादव का है, सांपों के जहर की तस्करी के मामले में जिसके खिलाफ जांच चल रही है। दूसरा कैरेक्टर राहुल यादव है, जो इस केस में अब तक मुख्य आरोपी के तौर पर निकलकर सामने आया है। लेकिन नया और तीसरा कैरेक्टर जुड़ा है एक्टर फैजान अंसारी,
जिसने एल्विश को ड्रग सप्लायर बताया है और मुंबई के पुलिस कमिश्नर को एक कंप्लेंट लेटर लिखा है। चौथा किरदार ओटीटी फेम मनीषा रानी का है, जिस पर फैजान ने आरोप लगाया कि मनीषा रानी भी सांपों के जहर वाली पार्टी में इन्वॉल्व है। और पांचवा किरदार डॉली का है, जिसके हवाले से फैजान अंसारी एल्विश केस में मनीषा रानी से जुड़े दावे कर रहा है। मैंने पहले भी कहा कि एल्विश यादव एक ड्रग डीलर है, अभी भी कह रहा हूं मैम, मैं ये आरोप लगाया मैडम उसमें कि एल्विश के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट होना चाहिए। सांप की तस्करी एल्विश यादव करता है। मुंबई में भी कितनी पार्टीज हो रही हैं, उसकी पार्टीज में मैंने उसका नाम सुना है। कितने लोगों ने कहा है कि एल्विश ये करता है। कुछ समय पहले गोवा में बहुत बड़ी रेप पार्टी हुई थी, उसमें काफी लोग अरेस्ट किया गया था। मैं उसके लिए भी श्योर हूं कि एल्विश यादव का नाम उसमें भी कहीं ना कहीं था। तो पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है कि जांच करिए। जी, मनीषा रानी का भी जो भी एल्विश कर रहा है सांपों की तस्करी में, मनीषा रानी का भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि मुंबई में काफी जगह दोनों को सिर्फ साथ देखा गया है। टाइम्स नाउ नवभारत के पास फैजान अंसारी की शिकायत की कॉपी मौजूद है। फैजान ने एल्विश यादव और मनीषा रानी पर लगाए आरोपों को एक हफ्ते में साबित करने का दावा तो किया, लेकिन फैजान ने किस बिना पर यह इल्जाम लगाया, उससे जुड़ा सबूत वो नवभारत के कैमरे पर पेश नहीं कर सका। फैजान अंसारी ने एल्विश और मनीषा रानी पर यह संगीन इल्जाम तब लगाया है जब एल्विश यादव को नोएडा पुलिस की ओर से पूछताछ का नोटिस भेजा गया। नोएडा पुलिस एल्विश यादव से जल्द पूछताछ करेगी। जानकारी के मुताबिक नोएडा पुलिस इस केस में आरोपी राहुल यादव को रिमांड पर लेने के बाद एल्विश से सवाल जवाब करेगी और फिर आमने सामने बैठाकर दोनों से सवाल जवाब होंगे। फिलहाल जो है वो इन्वेस्टिगेशन अभी थाना 20 से चल रही है और उसमें एक अनुभवी आईओ को लगाया गया है और इन्वेस्टिगेशन का जो है वो दायरा जो है वो बढ़ाया गया है। उसमें काफ़ी लोगों को जो है वो सभी तरह के एविडेंस कलेक्ट करने के लिए बताया गया है और जो एक्यूज्ड जेल भेजे गए थे उनका पुलिस कस्टडी रिमांड जो है अप्लाई किया गया है। इस मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाली चीजें सामने आ रही हैं। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि उन्हें कुछ लोकेशन के बारे में पता चला है जो कि दिल्ली और राजस्थान के हैं और ये भी पता चला है कि इन जगहों पर पार्टियां हुई थी। ऐसे में नोएडा पुलिस की एक टीम उन जगह पर जाकर वहां के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाल सकती है। इतना ही नहीं, नोएडा पुलिस की एक टीम जो है वो टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट करने में जुटी हुई है। जाहिर तौर पर नोएडा पुलिस का ये मानना है कि अगर ऐसी पार्टियां हुई और वहां पर सांपों के जहर का इस्तेमाल नशे के तौर पर किया गया तो निश्चित तौर पर उसमें कोई केमिकल जो है वो मिलाया गया होगा। हालांकि इस बात को लेकर अभी जांच की जा रही है। सोशल मीडिया का सुपरस्टार एल्विश यादव, जो कल तक मीडिया में बिग बॉस जीतने के बाद छाया हुआ था, आज वही एल्विश यादव बदनामी की राह पर है, क्योंकि उसका नाम जिस सिंडिकेट में सामने आया वो सिंडिकेट देश के यूथ की नसों में जहर भरने का काम करता है। इस केस और एल्विश से जुड़े लेटेस्ट अपडेट आपको दिखाएंगे। उससे पहले एल्विश और मनीषा रानी पर सनसनीखेज आरोप लगाने वाले फैजान अंसारी का कैरेक्टर क्या है, ये जान लेते हैं। फैजान अंसारी पेशे से एक्टर और मॉडल है। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। रियलिटी शो डेटबाजी से फेमस हुए। हालांकि फैजान बी टाउन के लोगों से जुड़े विवादित बयानों के लिए काफी कंट्रोवर्सी में भी रह चुके हैं। हिजाब विवाद में फैजान गिरफ्तार भी हो चुके हैं। लेकिन विवादों से भरे प्रोफाइल वाले फैजान अंसारी ने अब एल्विश यादव और मनीषा रानी को टारगेट किया है। दोनों पर जहर के कारोबार में शामिल होने का आरोप लगाया है। एक वीक के अंदर ये साबित कर दूंगा कि मनीषा रानी भी इसके अंदर इन्वॉल्व थी। मैं पूरे इसी छानबीन में लगा हुआ मैम। बट मनीषा रानी एल्विश यादव की सबसे क्लोज दोस्त मानी जाती हैं, तो काफी चीजें सामने आ रही है कि उनके पास सब चीजें होंगी। एल्विश के साथ जिस मनीषा रानी का नाम जोड़ा जा रहा है वो मनीषा रानी किसी परिचय की मोहताज नहीं। मनीषा पेशे से एक्टर और मॉडल है। इन्होंने करियर की शुरुआत डांसर के तौर पर की। फैजान अंसारी ने मनीषा रानी पर लगाए गंभीर आरोप के बाद एक जिम्मेदार न्यूज नेटवर्क होने के नाते हम मनीषा रानी का भी इस मामले में और इस आरोप पर पक्ष जानना चाहते थे, लेकिन अब तक हमें मनीषा रानी की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान, स्टेटमेंट या क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है। इस बारे में हमने मनीषा रानी का टैलेंट मैनेजमेंट करने वाली कंपनी से भी कांटेक्ट किया और उनसे गुजारिश की कि हम इस बारे में मनीषा रानी का इंटरव्यू करना चाहते हैं, जिस पर उन्होंने हमें बताया कि वो इस बारे में मनीषा से बात करेंगे। उसके बाद वो हमें बताएंगे कि आखिर इंटरव्यू इसमें मुमकिन है या नहीं, अगर है तो कब। इतना ही नहीं, इसके अलावा हमने मनीषा रानी को उनके इंस्टाग्राम पर एक मैसेज भेजकर भी उनके पक्ष जानने की कोशिश की। आप ये देख सकते हैं, ये मनीषा रानी का वेरीफाइड एक
सोशल मीडिया हैंडल है और उस पर हमने ये मैसेज किया है कि टाइम्स नाउ नवभारत जो है वो आपसे आपका पक्ष जानना चाहता है। जो गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं उन आरोपों पर आपकी क्या सफाई है, आप इन आरोपों पर क्या कहना चाहते हैं, आप हमें ईमेल के जरिए या मोबाइल के जरिए आप जो है हमें अपना पक्ष बता सकती हैं। और एक जिम्मेदार नेटवर्क होने के नाते हम इस कहानी में आपका भी पक्ष जोड़ना चाहते हैं। लेकिन अब तक हमें मनीषा गांधी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। जहरीली पार्टी में एल्विश यादव के साथ मनीषा रानी का नाम जोड़ा जा रहा है, लेकिन फैजान अंसारी ने मनीषा को घेरने के लिए उनकी दोस्त जिस डीजे डॉली के नाम का जिक्र किया, उस पांचवें किरदार डॉली को भी जान लेते हैं। डीजे डॉली सिन्हा मनीषा रानी की पुरानी दोस्त हैं। अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में वो खुद को डीजे बताती हैं। डॉली मनीषा पर पहले भी इल्जाम लगा चुकी हैं। फैजान के आरोपों पर एल्विश या मनीषा को लेकर डॉली का बयान तो अब तक सामने नहीं आया, लेकिन फिलहाल एल्विश के खिलाफ इल्जामों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है। एल्विश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले गौरव गुप्ता दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। गौरव ने अर्जी दाखिल कर सुरक्षा की मांग की है। आरोप है कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। इसमें जो कंप्लेनेंट है उनको कंटिन्यू धमकियां आ रही हैं। वो लोग थ्रीट में जी रहे हैं, अपने घर से निकल नहीं पा रहे हैं, जो इसमें कंप्लेनेंट है। अब ऐसी स्थिति में जो एक आदमी मीडिया इन्फ्लुएंसर है उसके ऊपर एफआईआर होती है, एफआईआर में उसका नाम आता है। इन दोनों स्थितियों में अगर कंप्लेनेंट के साथ कोई अनहोनी घटना घट जाती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? नोएडा पुलिस, एल्विश यादव या कोई और? धमकियां आ रही हैं कि आपने गलत किया है, आपके साथ सही नहीं होगा। और इसके अलावा जब वो घर से निकलते हैं लोग उनको स्टेयर करते हैं, उनको घूरते हैं, उनके पीछे चलते हैं। तो अब इससे ज्यादा किसी की जान को क्या खतरा होगा? एल्विश पर लगे हर आरोप की जांच के लिए उनको नोएडा बुलाकर पूछताछ की जाएगी। हालांकि ये पूछताछ कब होगी ये फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन पुलिस के अफसरों का कहना है कि अब तक की जांच में इस बात के इनपुट मिले हैं कि दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में रेव पार्टी हुई थी, लेकिन यहां सांपों का जहर सप्लाई किया गया था या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस इस केस में गिरफ्तार 5 आरोपियों की कॉल रिकॉर्ड खंगाल रही है, जिससे साफ हो जाएगा कि आरोपियों की एल्विश से बात होती थी या नहीं, या फिर एल्विश और राहुल यादव के बीच कोई कनेक्शन है या नहीं। सांपों के जहर की तस्करी के रैकेट का खुलासा होने के बाद एंटी नार्कोटिक सेल के भी कान खड़े हो गए हैं। आरोप ये भी लग रहे हैं कि एल्विश ने अपने साथियों के साथ मिलकर मायानगरी मुंबई में बॉलीवुड के सितारों के लिए अपनी जहरीली पार्टी के ट्रेंड को इंट्रोड्यूस किया हो। बिग बॉस ओटीटी जीतने के बाद एल्विश यादव ने लगातार मुंबई में कई पार्टीज की, जिसमें कई सेलिब्रिटीज भी नजर आए। तो क्या एल्विश यादव ने जहरीली पार्टी के ट्रेंड को मुंबई में भी पहुंचाया? क्या बॉलीवुड सितारे भी जहर के इस नेक्सस का हिस्सा हैं? क्या एल्विश यादव के कहने पर पार्टी में मौजूद बॉलीवुड सितारों को इनाम मुहैया कराया गया? एल्विश ने बीते दिनों मुंबई में कितनी पार्टी अटेंड की? इस पार्टी में कौन कौन से सितारे शामिल हुए? इन सवालों का जवाब मिलता है तो उसमें कुछ भी संदिग्ध पाया जाता है तो एल्विश यादव के सामने नई मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। इस हाई प्रोफाइल केस की जांच लगातार जारी है, लेकिन एल्विश यादव को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ गई है। एक तरफ वो लोग हैं जो एल्विश यादव के समर्थन में खड़े हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो एल्विश यादव को टारगेट कर रहे हैं। वहीं एल्विश लगातार अपनी सफाई में कह रहा है कि उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। नोएडा पुलिस भी इस केस की हर एंगल से जांच कर रही है ताकि कोई बेगुनाह न फंसे और आरोपी पुलिस के शिकंजे से बच न सके। नोएडा से अनुज मिश्रा और मुंबई से राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।